नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह टॉपिक जुड़ा हुआ है सिविल सेवा के उद्विकास से, सिविल सेवा के इतिहास से। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत में सिविल सेवा का विकास होता आया है और आज की क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं। इस पर आगे बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक जानकारी दे दूँ। आज चूंकि सिविल सेवा दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच का जो 4th बैच है, ये कल से शुरू हो रहा है और इसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। यदि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको यह जो कोर्स है मात्र ₹70,499 में अवेलेबल हो सकता है। लेकिन यह जो सुविधा है केवल आज के लिए ही वैलिड है ना। जाहिर सी बात है कि सिविल सेवा दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है, इस लिहाज से इस उपलक्ष्य में यह डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस कंटेक्स्ट में यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और कल से यानी कि 22 अप्रैल से शाम में 6 बजे से यह बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस संदर्भ में आपको मैं ये भी बताऊं कि यह जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, यह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को धारण किए हुए है और इसमें लगभग 1000 प्लस घंटे की क्लासेस होंगी, कक्षाएं होंगी और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स आपको इस फाउंडेशन बैच के तहत पढ़ाएंगे, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारत में सिविल सेवा का उद्विकास या फिर इवोल्यूशन हुआ। सामने आप पैनल पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर है भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की और दूसरी तस्वीर है दिल्ली स्थित मेटकॉफ हाउस की। ये तस्वीरें कुछ बयां करती हैं। ये बयां करती हैं कि किस तरीके से भारत में सिविल सेवा को एक महत्वपूर्ण पहचान मिला, एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी मिली, है ना। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1947 में 21 अप्रैल के दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय 1947 में जो तत्कालीन प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गण थे, जो दिल्ली स्थित मेटकॉफ हाउस में ट्रेनिंग ले रहे थे, प्रशिक्षण ले रहे थे, उनको संबोधित किया था। और इस संबोधन भाषण के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा, आपको पता है? इन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। स्टील फ्रेम, है ना, ऑफ इंडिया, है ना। इस कंटेक्स्ट में यह दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी को संदर्भित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो सिविल सेवा दिवस है, इसका आयोजन वर्ष 2006 में किया गया था, 21 अप्रैल 2006 को। इस लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। सिविल सेवकों के योगदान को संदर्भित करते हुए, सिविल सेवकों की भारत के प्रशासनिक सेवा में भूमिका को देखते हुए इस दिवस का महत्व जग जाहिर है ना। तो यहां पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर 21 अप्रैल को ही सिविल सेवा दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है। यह मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बता दिया कि इसी दिन सरदार पटेल ने क्या कहा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा, है ना। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसे कहा? तो जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको कहा, जो उस दौरान प्रशिक्षण ले रहे थे, है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और यह समझने की कोशिश करें कि आखिर भारत में सिविल सेवा का इतिहास क्या कहता है। क्या जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई
तो उस समय से इसका विकास देखा जाता है, या फिर इससे पहले भी कुछ संकेत मिलते हैं? और ब्रिटिश शासनकाल में किस तरीके से यह आगे बढ़ता चला गया? क्या कुछ नए परिवर्तन होते चले गए? क्या शुरू से ही ये आईएएस ही कहलाते थे? कई सारे सवाल आपके मन में उभर सकते हैं। तो यहां पर इस बात को समझिए कि मौर्य शासन के बारे में जब आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो उस दौरान भी कुछ ऐसे अधिकारी गण थे जो आज के अधिकारी गण के समकक्ष दिखते हैं, या फिर यूं कहें कि आज के अधिकारी गण उस समय के अधिकारी गण के समकक्ष दिखते हैं, जैसे कि अमात्य, है ना, जैसे कि अमात्य, जैसे कि समाहर्ता, है ना। समाहर्ता का मतलब होता है कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टेरिएट का नाम आपने सुना होगा, कलेक्टेरिएट है, कलेक्टर साहब वहां बैठते हैं। समाहरणालय, तो यह समाहरणालय इसी समाहर्ता से आया है। तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कहीं ना कहीं जो इसका एक आधार है भारत में नौकरशाही का या फिर ब्यूरोक्रेसी का, वो भारत की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति से ही वह दिख रहा है ना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जब ब्रिटिश शासन की शुरुआत होती है तो फिर इसमें क्या कुछ परिवर्तन आते हैं, क्या कुछ नया होता है ना। क्योंकि यदि हम प्राचीन भारत और दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल कालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो वो विषयांतर हो जाएगा, है ना। हाल की स्थिति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो क्या है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इस लिहाज से ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा अपने इलाकों का प्रशासन भारतीयों को दे दिया गया कि भाई भारतीय ही जानते हैं किस तरीके से यहाँ का राजकाज, किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था संभाली जाए। राजकाज तो क्या ही बल्कि व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था संभाली जाए, इसके लिए उन्होंने भारतीयों को ही फ्री हैंड दे दिया था कि आप संभालिए। लेकिन बाद में स्थितियां बदलने लगती हैं और इसके कारण अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का विचार रखा, क्योंकि ब्रिटिश का जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, वो पूरा नहीं हो रहा था। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई यहाँ पर अच्छे से हम व्यापार व्यवसाय करें और हमें कोई रोक टोक ना हो, हम यहाँ मनचाहा व्यापार करें, हम किसी भी स्तर पर किसी भी नियम का पालन ना करें और जैसे मन चाहे वैसे भारत को लूटें, भारत का शोषण करें। लेकिन जब भारतीयों के हाथ में था यहाँ का शासन प्रशासन तो फिर इनको अड़चन आती थी, इनको दिक्कत होती थी। इस दृष्टिकोण से इन्होंने कुछ नई प्रणाली को महत्व देना शुरू किया और इसी के कारण आगे प्रशासनिक ढांचे के स्तर पर नई व्यवस्था को लागू की गई। ब्रिटिश प्रशासन के सामान्य तौर पर 3 मुख्य स्तंभ माने जाते थे, है ना। एक सामान्य प्रशासन, जिसको आप सिविल सेवा भी कह सकते हैं, दूसरा सेना और तीसरा पुलिस, है ना। ये 3 मुख्य स्तंभ माने जाते थे। तो हम जो बातचीत करेंगे वो इसी लेवल पर बातचीत करेंगे, सामान्य प्रशासन के स्तर पर बातचीत करेंगे। और इस संदर्भ में लॉर्ड कॉर्नवालिस की बहुत बड़ी भूमिका देखी जाती है, क्योंकि उन्होंने ही भारत में सिविल सेवा को स्थापित किया था और इसी कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। और 1786 के आसपास में इन्होंने इसको स्थापित किया था। अब ये समझना है कि जब सिविल सेवा की शुरुआत कर दी गई भारत में तो भाई इनको तो कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती थी, प्रशिक्षण भी दिया जाता था। बिना प्रशिक्षण के कैसे ये काम करते, कैसे वो आगे बढ़ते, है ना। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सिविल सेवक थे, ये जो इस समय नियुक्त किए जा रहे थे,
ये अधिकांशतः ब्रिटिश ही थे, भारतीय तो नहीं ही थे, है ना। भारतीय ग्रीस सिविल सेवा में कब से आए हैं ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इस दौरान वर्ष 1800 के आसपास में तत्कालीन कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। जैसे आज मसूरी है वैसे ही उस समय कहां पर, तो तत्कालीन कलकत्ता, अब तो ये कोलकाता हो गया है ना। इसलिए तत्कालीन कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में ट्रेनिंग की व्यवस्था शुरू की गई। किसके लिए, तो उस समय के सिविल सेवकों के लिए। किसके समय काल में, 1800 में। और इस समय लॉर्ड वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे, है ना। तो कई बार इस तरीके से सवाल पूछा भी गया है कि इस भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इनमें से कौन सा एक प्रमुख काम किया था, या फिर भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था। कई बार इस तरीके से सवाल पूछा गया है, तो ये बातें भी आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ें। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब, है ना। एक आध चेहरा भी पहचानना चाहिए, है कि नहीं। और ये है वह फोर्ट विलियम कॉलेज जहां पर सिविल सेवकों को उस दौरान ट्रेनिंग दी जाती थी, है ना। लेकिन जानते हो होता यह है कि पहले तो भारत में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहां पर ट्रेनिंग देना सही नहीं है, यहां पर ट्रेनिंग देने से अच्छा है कि हम लंदन में ही ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। और बाद में 1806 में लंदन के हेलीबरी में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई कि भाई वहीं पर ट्रेनिंग होगी, जो भी सिविल सेवा में आएंगे उनको लंदन आना पड़ेगा हेलीबरी में ट्रेनिंग लेने के लिए, है ना। और ये इस तरीके से ये स्थितियां आगे बढ़ती गई। 1853 तक दोस्तों होता यह था कि जो भी नियुक्त किए जाते थे सिविल सेवक, उनको मैक्सिमम नॉमिनेट ही किया जाता था, उनका चुनाव ही होता था, नॉमिनेशन होता था कि हाँ भाई अमुक व्यक्ति सिविल सेवक बन जाएगा, अमुक व्यक्ति सिविल सेवक बन जाएगा, अमुक व्यक्ति सिविल सेवक बन जाएगा। इस तरीके से नॉमिनेशन होता था। किसके माध्यम से, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के माध्यम से जो है इनका नॉमिनेशन किया जाता था। अब आप समझिए कि उस समय एज सच कोई कंपटीशन नहीं था जिस तरीके से आज है। आज पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, निष्पक्षता कायम करने की कोशिश की जाती है, निगेटिव मार्किंग है ना, पेनाल्टी है मेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन उस दौरान ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1853 तक की यह बात है। लेकिन 1853 के ही चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि अब जो सिविल सेवक बनेंगे उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। यह एक टर्निंग पॉइंट है सिविल सेवकों की तैयारी के संदर्भ में। यह एक टर्निंग पॉइंट है भारत में सिविल सेवा के उद्विकास के संदर्भ में, क्योंकि पहले नॉमिनेशन होता रहा था। कब तक, समझ रहे हैं ना आप, 1786 से लेकर करके और 1853 तक, है ना, लगभग 70-80 साल तक की ऐसी स्थितियां रही थी। और उसके बाद 1853 में जाकर करके एक चार्टर्ड एक्ट आता है और उसमें कहा जाता है कि नहीं भाई, नागरिक सेवा में सारे प्रवेश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए ही करवाए जाएंगे, है ना। यह एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि इसी संदर्भ में एक जनाब हैं लॉर्ड मैकाले, इनकी रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए ही सिविल सेवा में सिविल सेवकों की भर्ती होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इसमें थोड़ा खेल कर दिया। खेल ये कर दिया कि जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम एकदम यूरोपीय क्लासिक्स के ही आधार पर था, है ना। यानी कि जिस तरीके से यूरोपीय व्यवस्था थी, यूरोपीय प्रबंधन था, उसी को मद्देनजर रखते हुए
भाषा अंग्रेजी थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा को अलाउ कर दिया गया, है ना। यहां पर खेल हो गया, क्योंकि उस समय भारत में जो अंग्रेजी भाषा का प्रचलन था वो बहुत व्यापक स्तर पर नहीं था आज की तरह। आज तो ब्रिटिश चले गए हैं, लेकिन आज भी यदि देखा जाए तो आज के संदर्भ में इंग्लिश मीडियम में सिविल सेवकों की संख्या कहीं अधिक रहती है। यह वास्तविकता है, इट्स ए रियलिटी, हाँ कि ना, है ना। हिंदी माध्यम में आज भी सिविल सेवकों की संख्या कम ही रहती है। और यह तो बात हो रही है ब्रिटिश शासनकाल की, जिस समय अंग्रेजी को ही वर्चस्व दिया जा रहा था, उसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, वही राजकाज संभाल रहे थे। तो ऐसे में इनके द्वारा यह खेल कर दिया गया। ये हैं लॉर्ड मैकाले साहब, ठीक है। इसके बावजूद ध्यान रखिएगा कि अच्छा, इसके साथ साथ में यहां पर मैं आपको यह भी बताऊं कि 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना भी कर दी गई थी कि भाई एक आयोग ही, जाहिर सी बात है कि जब प्रतिस्पर्धा होगी तो एक कोई संगठन होना चाहिए, संस्था होनी चाहिए जो कि ये आयोजन करवाए, परीक्षा का आयोजन करवाए। तो इसके लिए लंदन में 1854 में एक आयोग की स्थापना कर दी गई। अब जबकि पाठ्यक्रम बहुत ही जटिल था, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, इसके साथ साथ यह भी था कि 1859 में, ध्यान रखिएगा कि 1859 में जो उम्र सीमा थी वह 23 वर्ष कर दी गई थी। उस दौरान जो उम्र सीमा थी सिविल सेवा में भर्ती के लिए वह 23 वर्ष थी, है ना। अब 23 वर्ष का जो बंदा है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, ठीक है। बाद में तो 1878 के आसपास में यह जो उम्र सीमा थी यह 19 वर्ष कर दी गई थी, ताकि एक सामान्य भारतीय तो कल्पना भी न करे, है ना, कि हाँ वो सिविल सेवक बन सकता है। इन परिस्थितियों के बीच भारत के पहले जो सिविल सेवक हैं वो बनते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, वर्ष 1864 में, है ना। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं और इन्होंने ICS की जो परीक्षा है, उस समय इसे इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उस समय इसको ICS कहा जाता था, IAS नहीं बल्कि ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था। और ये फर्स्ट व्यक्ति थे, पहले आदमी थे ये जिन्होंने यह परीक्षा क्रैक की, है ना, 1864 में। कई बार यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद धीरे धीरे आगे परिस्थितियां बदलती जाती हैं और 5 मार्च 1919 को एक विज्ञप्ति, एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई सिविल सेवा के स्तर पर कुछ और सुधार की संभावनाएं हैं, इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद 1924 में ली आयोग का गठन किया जाता है, ली आयोग। और इस आयोग के माध्यम से भी इसमें हामी भरी जाती है कि हाँ बिल्कुल यहां पर एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, आयोग का गठन हो, है ना। और इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि 1924 की यह बात चल रही है, यहां पर एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इससे पहले 1922 में ही एक बात और जान लीजिए कि 1922 में ही आज प्रशासनिक सेवा की तैयारी के 2 बड़े गढ़ माने जाते हैं बेसिकली हिंदी माध्यम में, एक दिल्ली और एक प्रयागराज, और उस समय इसे इलाहाबाद कहा जाता था। तो 1922 में भारत में प्रतियोगिता परीक्षा, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कर दी गई थी और पहले यह इलाहाबाद में शुरू किया गया था, देन फिर यह प्रतियोगिता परीक्षा दिल्ली में भी शुरू किया गया, है ना, 1922 से, ठीक है।
और इसके बाद जब भारत में प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन होने लगा, पहले ये परीक्षा आयोजित होती थी वहीं पर लंदन में ही, है ना। सत्येंद्रनाथ टैगोर को लंदन जाना पड़ा था परीक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग भी वहीं होती थी, क्योंकि वो इतना अधिक जटिल व्यवस्था, जटिल प्रक्रिया कर चुके थे ब्रिटिश शासक कि भारतीय उसके बारे में विचार ही ना करें। क्योंकि क्यों ना विचार करें, तो इनका मंतव्य दोस्तों ये था, खुद जो सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं कॉर्नवालिस साहब, उनका यह मंतव्य था कि जो हिंदुस्तानी हैं ये बहुत भ्रष्ट हैं। इतनी ऐसी सोच थी इन लोगों की। एक और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड जॉन शोर, वो कहते थे कि ये बहुत ही नादान है, इनको कुछ नहीं आता जाता है। हिंदुस्तानियों के बारे में, भारतीयों के बारे में ऐसी घिनौनी सोच थी इन लोगों की। तो ये क्यों चाहते कि भाई भारत में परीक्षा हो, क्यों चाहते कि भारत में ट्रेनिंग हो इनकी? ये अपने आप को ही संभ्रांत मानते थे, है ना। तो कई जटिलताओं से गुजरते हुए और देन फिर 1922 में ये व्यवस्था की गई कि नहीं भाई भारत में एग्जाम होना चाहिए, है? भारतीय भी अब इसमें पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, है ना। ये सारी स्थितियां यहां पर निकल करके सामने आती हैं। और देन फिर 1924 में जब ली आयोग भी कहता है कि हाँ यहां पर गठन किया जाना चाहिए, तब फिर 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार आयोग का गठन किया जाता है भारत में, है ना। रॉस बार्कर इस आयोग के पहले अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होते हैं। आगे बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए फेडरल लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की बात की जाती है ना। और जब भारत को आजादी मिल जाती है 26 जनवरी 1950 को, इसे यूपीएससी का दर्जा दिया जाता है इसी आयोग को, है ना। 1947 में तो भारत आजाद हो ही गया, और आपको पता ही है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 के कई सारे प्रावधानों को एज इट इज धारण कर लिया था भारतीय संविधान में। तो यही जो फेडरल लोक सेवा आयोग है, इसी को बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से यह उद्विकास की प्रक्रिया चलती है, और बाद में यही जो आईसीएस हैं वही फिर आईएएस के तौर पर जाने जाते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, है ना। इस तरीके से ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ती चली गई। अब थोड़ा ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर सिविल सेवकों की भूमिका आज के संदर्भ में कितनी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। देखो, आज खुद जब प्रधानमंत्री महोदय ने सिविल सेवकों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि भारत के जो सिविल सेवक हैं भारत के प्रशासन के रीढ़ हैं, और इस लिहाज से उन्होंने ये कहा कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है इसको मजबूत करने की जरूरत है। आज भारत अमृत काल में जी रहा है ना। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं भारत की स्वतंत्रता के। 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा कर चुका रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको आने वाले समय में भावी सिविल सेवकों को और आज के सिविल सेवकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। और इसी संदर्भ में भारत के नागरिकों को बेहतर सेवा देने की बात भी प्रधानमंत्री महोदय करते हैं कि एक जो पब्लिक ग्रीवांसेज हैं, लोक शिकायतें हैं, इन लोक शिकायतों का निवारण त्वरित रूप में किया जाए, अति शीघ्र तरीके से किया जाए, है ना। साथ ही बेहतर प्रदर्शन की गुंजाइश बनी रहे सिविल सेवकों के माध्यम से। ध्यान रखिएगा कि सिविल सेवक केवल एक जिले में ही काम नहीं करता है, केवल एक क्षेत्र में ही काम नहीं करता है, उन्हें कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। कभी वो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं, कभी वो शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, कभी वो परिवहन क्षेत्र में काम करते हैं, कभी वो तकनीकी दुनिया से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं, है ना। कभी इस जिले में है, कभी उस जिले में है। बात समझ आ रही है। तो इस लिहाज से
सिविल सेवकों को हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है। साथ ही वर्तमान और भविष्य की बेहतरी की प्रतिबद्धता की भी अपेक्षा सिविल सेवकों से आज के समय में की जा रही है कि आज भारत 21वीं सदी के दूसरे दशक में प्रवेश कर चुका है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत आज के समय में, है ना। और इस लिहाज से आने वाले समय में भारत अपना परचम किस तरीके से लहराए, यह दायित्व सिविल सेवकों पर कहीं अधिक है, क्योंकि वे भारत की दिशा निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते। वे नीति निर्माता तो नहीं हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण नीति क्रियान्वयनकर्ता तो जरूर हैं, है ना। साथ ही वो नीतिगत सुझाव भी देने में सक्षम है। जो सही है, जो सटीक है, जो उचित है, वह सुझाव देने में सक्षम है। ये सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु हैं, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में सिविल सेवकों से निश्चित तौर पर अपेक्षा की जाती है कि वो भरसक और भरपूर प्रयास करके भारत की नीति को, भारत के प्रशासन को, भारत के शासन व्यवस्था को एक सही दिशा देने में अपना योगदान कर सके, है ना। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से भारत में सिविल सेवा का विकास हुआ है और आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, वर्तमान में जो सिविल सेवकों से अपेक्षा की जा रही है वह क्या है, और आगे आने वाले समय में इनसे क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी तो इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।